नया दिन, नई खबर। हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात करते हैं एक दिन पहले राज्यसभा में हुए हंगामे की, जिसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, सदन के नेता पीयूष गोयल और उप नेता मुख्तार अब्बास नकवी समेत बीजेपी के कुछ सांसद सभापति वेंकैया नायडू से मुलाकात करने पहुंचे हैं। बीजेपी ने विपक्ष पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। वहीं विपक्ष के नेता भी हंगामे के मुद्दे पर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से मिले। विपक्ष ने राज्यसभा में महिला सांसदों के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अरुण सिंह भी जुड़ेंगे। यतेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि संसद के अंदर आपने कार्रवाई नहीं होने दी, हंगामा किया, बेंच पर चढ़कर रूल बुक को फेंका। दूसरी तरफ जहां महिला सांसद थे उनको महिला मार्शल्स बाहर ले जा रही थी, वहां पर अब आप आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ बदतमीजी हुई। लेकिन पूरा जो हंगामा हुआ है वो तो विपक्ष ने संसद में किया है और अब सड़क पर उतर कर आए हैं, वहां पर संग्राम जारी है। देखिए, बिल्कुल विपक्ष की तरफ से हंगामा लगातार जारी है और इसी पर पलटवार करते हुए अभी कुछ देर पहले ही बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने साफ तौर पर कहा था कि विपक्ष केवल हंगामा कर रहा है, विपक्ष चर्चा नहीं चाहता है और चर्चा से वो लगातार भाग रहा है। हालांकि अब विपक्ष के नेता उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के आवास पर पहुंच गए, हम उनके आवास के बाहर ही खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से भी कुछ मंत्री पहुंचे, जिसमें संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं, वी मुरलीधरन विदेश राज्य मंत्री और जिनके पास संसदीय कार्य मंत्री का राज्य मंत्री का भी प्रभार है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और अनुराग ठाकुर, कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर भी यहाँ पर पहुंचे हैं। यानी कि लगातार एक घमासान पक्ष और विपक्ष की तरफ से मचा हुआ है, जहाँ विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि उनके साथ बदसलूकी उनके मार्शलों के द्वारा की गई है, सभापति से बात नहीं करने दी गई, वो चर्चा नहीं करने दे रही है सरकार। तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिसको लेकर लगातार विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक हंगामा कर रहा है। लेकिन वही पलटवार के मूड में है और सरकार वो चाहती है कि जिस तरह से हंगामा हुआ वो संसदीय परंपरा के अनुकूल नहीं था, जिस तरह से वहां पर कांच तोड़ा गया, जिस तरह से। पर यतेंद्र, ऑपोजिशन की सुनवाई कैसे लेंगे? क्या कैसे? वेंकैया नायडू वही हैं जो कि जब जिस तरह से वहां पर कृत्य हुआ और जिस तरह से बर्ताव हुआ, बिहेवियर था एमपीज का, उसको लेकर तो वेंकैया नायडू कल तो कितने इमोशनल हो गए थे। और साथ ही फिर उन पर भी लांछन लगाया गया ऑपोजिशन द्वारा। कई सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने आकर ये कहा कि वेंकैया नायडू बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, स्टेटमेंट बीजेपी के द्वारा लिखा गया है। चेयर पर भी और चेयर की इंटेग्रिटी पर भी सवाल उठाने से नहीं चूका है विपक्ष। देखिए, विपक्ष का पूरा प्रेशर है कि किसी भी तरह से सरकार पर, और जो सरकार का पक्ष ले रहे हैं या उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट जारी कर रहा है तो उसको भी सरकार के साथ जोड़ा जाए। ये विपक्ष की रणनीति है और उसी रणनीति पर काम विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन खुद सभापति जब वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा था और कहते हुए इमोशनल भी हुए थे, वो भी तस्वीरें सामने आई हैं और उन्होंने खुद देखा कि किस तरह से विपक्ष का बर्ताव रहा, किस तरह से अमर्यादित व्यवहार विपक्ष की तरफ से किया गया। तो उसको लेकर एक कड़ा स्टैंड लिया जा सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अब समय है कि कड़ा एक्शन ऐसे सांसदों के साथ लिया जाए जिन्होंने अमर्यादित व्यवहार सदन के अंदर किया है। और सरकार का तो यह भी कहना है, जो हमारी लगातार बातचीत हो रही है, कि जो आचरण समिति है वो काफी लेट डिसीजन लेती है। तो ऐसे में सरकार एक अलग से कमेटी बनाए और ऐसे मामलों पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है, तभी एक कड़ा मैसेज जाएगा। अगर कड़ा मैसेज, चेयर के पास भी तो पावर्स हैं, चेयर के पास भी तो पावर्स हैं कि वो कड़े से कदम ले। और एक पार्लियामेंट्री एक तरीका होता है, संसद में तरीका होता है, एक सलीका होता है। अगर आप अमर्यादित व्यवहार करते हैं वहां पर, तो फिर चेयर को सीधा उसको संज्ञान में लेकर उनको पनिश करना चाहिए। अब वहां से कुछ नेता बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। यतेंद्र, बताइए, आप ही के साथ जुड़ेंगे, अरुण जुड़ रहे हैं आपके साथ, लेकिन पहले यतेंद्र के पास चलते हैं। देखिए, शरद पवार निकले हैं, हालांकि बात करने की कोशिश की गई, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिलकर वो पहुंचे हैं, मिलकर बाहर निकले हैं और कुछ बोले नहीं हैं। हालांकि माना यही जा रहा है कि जो अपोजिशन के जो नेता हैं उनके साथ वेंकैया नायडू की मुलाकात हुई है, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। अपोजिशन लगातार बार बार कह रहा है कि मार्शलों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। जो चर्चा विपक्ष चाहता है, सरकार उससे भाग रही है। और जो हंगामा हो रहा है वो जनता के मुद्दों को लेकर हो रहा है, ये अपोजिशन बार बार कह रहा है। और यही कारण है कि आज अपोजिशन के कई
बड़े नेता वेंकैया नायडू जी से मिलने पहुंचे हैं और सरकार की तरफ से भी कुछ लोग पहुंचे हैं। दोनों से अलग अलग मुलाकात वेंकैया नायडू की होगी। और यतेंद्र अगले नेता अगर बाहर निकलते हैं तो सीधा वापस आपके पास आते हैं। लगता है विपक्ष की जो मीटिंग थी वेंकैया नायडू जी के साथ, जिसकी तस्वीरें हम यहाँ अखाड़ा में दिखा रहे हैं, वेंकैया नायडू बीच में बैठे हैं, दोनों तरफ विपक्ष के जो नेता हैं राज्यसभा के, वो सारे सांसद हैं, वो सब बैठे हुए हैं, उनसे विमर्श कर रहे हैं। ये वो विजुअल्स हैं। अब इसमें से इनमें शरद पवार भी शामिल थे। शरद पवार ने भी कल जिस तरह से महिला एमपीज के साथ व्यवहार हुआ उसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि मार्शल्स को इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि मार्शल्स को वहां बुलवाने की जरूरत क्या पड़ी? और जब मार्शल्स आग्रह कर रहे थे तो मार्शल्स को भी काफी खरी खोटी सुनाई गई। कई सारी कोनियां मार्शल्स को भी मारी गई, धक्का मुक्की उनके साथ भी हुई। क्या जरूरत पड़ी थी? ऐसा क्या व्यवहार किया था राज्यसभा में, जहां पर कहा जाता है कि देश की इंटेलिजेंसिया, जो कि सोचने वाली और इंटेलिजेंट जो है और देश को आगे बढ़ाएगी, वैसी जो ग्रुपिंग है लोगों की, सांसदों की, वो वहां पर होंगी। और उनकी तरफ से इस तरह का अशिष्ट व्यवहार ये कैसे जायज ठहराया जा सकता है? अरुण सिंह हमारे साथ हैं। अरुण, इन तस्वीरों के साथ साथ अब सरकार भी वहां जाकर पहुंची है, सड़क पर तो उतर आए, पर सड़क पर उतरने का आपको अधिकार है, लेकिन संसद के अंदर इस तरह से संग्राम करना, इस तरह से कोलाहल करना, इस तरह से बदसलूकी करना, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कंपटीशन है कि कांग्रेस आगे है कि तृणमूल कांग्रेस आगे है। तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद हैं जिन्होंने मंत्री के हाथ से पूरा जवाब का पर्चा ही फाड़ दिया। अब दूसरे सांसद हैं कांग्रेस के जो टेबल पर चढ़कर रूल बुक फेंकने लगे। देखिए आनंद, इस बाबत जांच की बात की जा रही है और सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वेंकैया नायडू को एक समिति बनानी चाहिए जो सांसदों के व्यवहार की जांच करे कि टेबल पर कौन चढ़ा, रूल बुक किसने आसंदी की तरफ फेंकी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रताप सिंह बाजवा के ऊपर यह आरोप है और प्रताप सिंह बाजवा कह रहे थे कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही, सदन के अंदर किसानों के मुद्दे पर चर्चा की बात वो कर रहे थे, इसको मान नहीं रही थी और इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया और उसको जस्टिफाई भी करते हैं। वो कहते हैं आगे भी इस तरह का काम वो करेंगे, सरकार को जो एक्शन लेना है वो लें। जाहिर सी बात है प्रताप सिंह बाजवा एक पॉलिटिकल शहीद के रूप में अपने आप को दिखाना चाहते हैं पंजाब की जनता को कि देखिए आपके मुद्दे उठाते समय, किसानों के मुद्दे उठाते समय मेरे ऊपर कार्रवाई की गई है और मुझे सस्पेंड किया गया है। इस तरह की मांग वो पहले कर चुके। वो तो कहते हैं मुझे फांसी पर लटका दो, लेकिन मैं कांग्रेस की तरफ से संसद के अंदर किसानों के मुद्दे उठाऊंगा। जाहिर सी बात है राजनीतिकरण इसका जबरदस्त तरीके से हुआ, लेकिन विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं उनमें सबसे गंभीर आरोप क्या है? अब आप पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे, एक फुट पीछे खुल जाएंगे। रिक्वेस्ट ब्रदर, एवरीबॉडी रिक्वेस्ट यू, प्लीज की कोशिश है कि हम हर गांव में ऐसे एक फुट पीछे खुल जाएंगे। रिक्वेस्ट ब्रदर, एवरीबॉडी रिक्वेस्ट यू, प्लीज अपना माइक छोड़िए, थोड़ा पीछे होइए भैया, आप पीछे होइए प्लीज, रिक्वेस्ट है। आप चुप हो जाइए। देखिए, हम राज्यसभा के चेयरमैन हैं, उनसे मिले और उनको हमने एक मेमोरेंडम पेश किया और उसमें ये बात सारे पार्टियों की नेताओं ने और हमारे सीनियर लीडर शरद पवार जी ने भी, हम सभी ने मिलकर जो सदन में घटनाएं घटी उसके बारे में उनको सविस्तार से बताया, क्योंकि उनको जो मालूमात मिलती है या जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है वो एक साइड नहीं होना, तो इस वजह से हमने खुद मेमोरेंडम लेकर सभी लोग पहुंचे। हम धन्यवाद करते हैं राष्ट्रपति का कि उन्होंने समय दिया, हमारी बात सुनी, लेकिन उसमें यही बात हमने कही है कि सरकार ने जितने बिल गड़बड़ी में हाउस ऑर्डर में न रहते हुए भी पास कर लिया, हर 10 मिनट को एक बिल पास हो गया और किसी को बोलने का मौका नहीं मिला।
और उन कानूनों में क्या कमियां हैं वो बताने के लिए भी समय लिया नहीं। उसके बाद में फिर भी हमने सरकार को कोविड इश्यू पे डिस्कशन के लिए हम पूरे साथ दिए। उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था उसके विषय में भी 6 घंटे तक सविस्तर से हमने बात की। सभी पार्टी के लोगों ने भी बात करके सरकार को यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन बिल को फुल सपोर्ट किया। और जब फुल सपोर्ट हमने किया, मकसद यही था कि पार्लियामेंट स्मूथली चले, डेमोक्रेटिक तरीके से चले और सब मिलकर यूनानिमसली पास करने के लिए जो करेंगे वो उसका मैसेज जनता तक पहुंचे, वही हमारी मंशा थी, वो हमने किया। लेकिन हुआ क्या, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद उन्होंने फिर एक बिल, इंश्योरेंस बिल, डीनेशनलाइजिंग 4 कंपनियों को उन्होंने जो किया, उसके विरोध में हमने ये कहा कि ये बिल तो आज आने वाली नहीं थी, क्योंकि कल हम सभी ने बात की थी उनसे कि ये ओबीसी अमेंडमेंट एक्ट पास होने के बाद हाउस आज अर्जन करेंगे और इंश्योरेंस बिल को कल लेंगे। लेकिन इसके बावजूद जो उन्होंने लाए, वहाँ पर क्या हो गया कि यथा हमेशा प्रोटेस्ट होते हैं सदन में, वेल में जाते हैं, कभी इमोशन में स्लोगन लगाते हैं, लेकिन सरकार ने ऐसा इंतज़ाम कर लिया था, लीडर ऑफ द हाउस ने ऐसा इंतज़ाम कर लिया था कि 50-60 मार्शल्स को बाहर से लाया। वो कौन से थे, क्या थे, किनको मालूम है। और उसी ढंग से 15-20 महिलाओं को भी उन्होंने लाया और शील्ड बनाकर वहाँ पर रख दिया। और जो कांग्रेस के 2 महिलाएं राज्यसभा मेंबर थे, उनके साथ भी और तृणमूल और कांग्रेस के छाया वर्मा और हमने नेता उनके साथ भी वो हुआ। इसीलिए हम ये चाहते हैं, कौन लाए वो बाहर की फोर्सेस को, किसने इजाज़त दी और इतने संख्या में सदन में आने की क्या ज़रूरत थी। तो ये इसका कारण कौन है, किसने ये किया है, क्यों किया है, और अपोजिशन को बदनाम करने के लिए ऐसी चीज़ें अगर सरकार करती गई और बाहर मीडिया में एक इम्प्रेशन देते हैं कि हम हाउस चलाना चाहते हैं, अपोजिशन पार्टी नहीं चाहती, लेकिन वो अंदर जो होता है वो किसी को मालूम नहीं होता। जो वो प्रेस ब्रीफिंग करते कहते हैं वही बाहर आता है और वही छपता है। इसीलिए हम आपको क्लैरिफाई कर देते हैं कि सदन में जो चला वो अनडेमोक्रेटिक था, और ख़ास करके गड़बड़ी में जो इम्पोर्टेंट बिल्स उन्होंने पास कर ली वो भी अच्छा नहीं था। इसका हम कंडम करते हैं और उनको बताएं, इसकी इंक्वायरी करिए और जो कुछ सच्चाई है वो बाहर आ जाए। Well, what the leader of opposition has explained, we had come to meet the तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष की बात उपराष्ट्रपति ने सुनी और इन्होंने एक मेमोरेंडम पेश किया है कि जो हुआ कल वो ठीक नहीं हुआ। आपको एक बिल पास करने के बाद संसद को अडजर्न कर देना चाहिए था, आप दूसरा बिल कैसे लेके आए, इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे थे और कुछ लोग आवेश में आए। तो आपने देखा वो विजुअल, आनंद शर्मा जी भी बोल रहे हैं, including day before yesterday and yesterday, that the House will discuss the constitutional amendment in an orderly manner
which the opposition had promised, and we delivered. It will be discussed and voted upon unanimously. After that, the House was to be adjourned. House was not adjourned. What happened yesterday was unprecedented, shocking, and an assault on the very dignity of Rajya Sabha. शर्मा वही बात अंग्रेजी में कहते हुए जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। अरुण सिंह और यतेंद्र हमारे साथ हैं। इस वक्त जो है सरकार की तरफ से भी एक ग्रुप गया है वहां उपराष्ट्रपति जी से मिलने के लिए और अपनी बात रखने के लिए और ये मांग करने के लिए कि ये जो वहां पर सदन के अंदर इस तरह का व्यवहार कर रहे थे, अशिष्ट व्यवहार कर रहे थे, ऐसे सांसदों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अरुण सिंह और यतेंद्र हमारे साथ हैं। अरुण सिंह, यहां विपक्ष का ये कहना है कि बात तो सिर्फ एक बिल पास करने की हुई थी, दूसरा बिल आप कैसे लेकर आए? आपको तो सदन को एडजर्न करना चाहिए था। एक तरफ कह रहे हैं कि हमको काम करना है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बहस नहीं हो रही, तीसरी तरफ कह रहे हैं कि आपको तो एडजर्न कर देना चाहिए था। आप बिल कैसे लेकर आए? और फिर कितने प्यार से आप निकल गए ये कह के कि कुछ लोग आवेश में कुछ भी कह देते हैं, नारेबाजी करते हैं या कुछ व्यवहार कर देते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मार्शल को बुलाएंगे। लेकिन आपने ये नहीं कहा कि जो व्यवहार किया गया वो अभद्र था, जो व्यवहार किया गया था वो अशिष्ट था, जो व्यवहार किया गया वो गलत था। इस तरह का व्यवहार संसद के अंदर और वो भी राज्यसभा में, ये तो थिंकिंग पॉपुलेशन है इस देश की, पढ़ी लिखी जनता है, जनता का जो लोग हैं जो कि सोच रखते हैं और देश की सोच को और देश के लिए सोचते हैं और ये लोकसभा को कंट्रोल करते हैं। लोकसभा से जो लोग चुन के आए हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं, इस पर जो है इंटेलिजेंट जो माइंड्स हैं। अब ये इंटेलिजेंट माइंड्स इस तरह का व्यवहार कर कर कहती है तो जोश आवेश में होता है, ऐसा कैसे चलेगा? अरुण, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। यतेंद्र भी हमारे साथ हैं। यतेंद्र, फिलहाल क्या सारे ठीक है, यतेंद्र से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये राज्यसभा के दृश्य हैं जो आप देखिए किस तरह का व्यवहार वहां पर हो रहा है और सवाल यह पूछा जा रहा है कि कुछ लोग आकर मार्शल जो है अंदर आए क्यों? जी अरुण। मैं आपसे ये कह रहा था आनंद की संख्या किसकी कितना है उस पर निर्भर करता है कि हंगामा कितना होगा। राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों की संख्या सत्ता पक्ष के आसपास ही है और चूंकि लोकसभा में बीजेपी के सांसद ज्यादा हैं इसलिए सत्ता पक्ष वहां पर ज्यादा भारी पड़ता है। जहां तक सवाल है आसंदी तक रूल बुक फेंकने का या फिर सेक्रेटरी जनरल के सामने टेबल पर चढ़ने का, कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहा। विपक्ष के नेताओं की बात कर रहा हूं जिन्होंने कहा कि मैं सपोर्ट नहीं, शशि थरूर ने कहा कि मैं इस तरह की घटना को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उसकी मजम्मत करना, उसकी भर्त्सना करना, उसकी निंदा करना, ये भी खुल के नहीं कह रहा है विपक्ष। और तभी दिक्कत होती है जब आप अगर एक पक्ष की तरफ हैं तो उसकी सारी कार्रवाई को आप सही ठहराते हैं और विपक्ष की सारी कार्रवाई को गलत ठहराते हैं। यही गलत है और यही परंपरा संसदीय परंपरा के खिलाफ है। ये बात भी सही है कि विपक्ष ये कह रहा है कि जिस संख्या में मार्शल अंदर बुलाए गए और महिला सांसदों के साथ जिस तरह से धक्का मुक्की की गई वो भी ठीक नहीं, उसकी जांच होनी चाहिए। मुद्दा ये है कि हुआ वहां क्या था, आखिर किसने ज्यादती की, किसने ज्यादा बल का प्रयोग किया, किसने धक्का मुक्की की। प्रताप सिंह बाजवा तो स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं कि वो मंच पर वहां पर एक तरह से सेक्रेटरी जनरल के सामने जो टेबल होता है उस पर चढ़ करके आसंदी तक फेंक रहे हैं रूल बुक को। ये कई बार हो चुका है और राज्यसभा और लोकसभा में पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखिए तो ये ज्यादा होने लगा है और इसीलिए लोकसभा के अध्यक्ष ने कल कहा था कि वो नए नियम कानून बनाने के बारे में सोच रहे हैं ताकि इस तरह का व्यवहार सदन के अंदर न हो। सदन के अंदर जो कल तक फोकस था वो आज सड़क पर शिफ्ट है। यहाँ पर आप देखिए, अगर आनंद मैं आपको दिखाऊं कि ये रायसीना रोड जो है इस पर आप देखिए एससी डिपार्टमेंट जो कांग्रेस का उसका एक प्रदर्शन चल रहा है पीछे और उस प्रदर्शन की वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक करना पड़ा। यहाँ पर पूरा पुलिस बल यहाँ पर तैनात है ताकि संसद की तरफ ये लोग न बढ़ जाए। धारा 144 लागू होती थी जब संसद चलती थी। अब इनका कहना है कि हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार है लेकिन पुलिस उनको संसद की तरफ नहीं जाने दे रही और आज संसद के अंदर से बाहर तक मार्च भी किया था विपक्ष के नेताओं ने। लेकिन तो राज्यसभा अरुण, सबसे बड़ी बात यह है कि संसद और सड़क में वही तो फर्क है कि एक संसद है दूसरी सड़क है। अगर आपको जो इस तरह का व्यवहार सड़क पर करना है वही अगर आप संसद में करना चाहते हैं तो फिर आप संसद में मत आइए, तो फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात मत कीजिए। फिर कोई अगर आपसे सवाल पूछता है तो उस वक्त आप ये मत कहिए कि मैं आपके ऊपर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वो करूंगा कि एक सांसद के खिलाफ आप इस तरह से बात कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक सांसद जो है इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकता है। अगर आप संसद में हैं, आप राज्यसभा में हैं, लोकसभा में हैं, आपको अधिकार है कि आप अपनी बात उठाएं, आपको अधिकार है कि आप सरकार से सवाल पूछें, आपको अधिकार है कि आप अपना प्रोटेस्ट भी रजिस्टर करें। लेकिन इस तरह से वेल में घुस जाना,
इस तरह से गुंडागर्दी जैसा रौब दिखाना, इस तरह से पेपर फाड़कर उछाल देना, रूल बुक को फेंक देना जो चेयर है उनकी तरफ, इस तरह का व्यवहार कैसे जस्टिफाइड है? जब यही लोग पहले सरकार में हुआ करते थे तब कहते थे कि संसद में एक तरीका होता है अपने आप को बिहेव करने का, अपने आप को पेश करने का, प्रस्तुत करने का। देखिए ये कैसा का व्यवहार कर रहा है विपक्ष। आज विपक्ष में खड़े होकर डेमोक्रेसी की दुहाई देकर डेमोक्रेसी का ही मजाक उड़ाया जा रहा है। लोकतंत्र के मंदिर के अंदर लोकतंत्र की दुहाई देकर आप लोकतंत्र का ही मजाक उड़ा रहे हैं और इसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। आनंद, संसद के अंदर निश्चित रूप से लोकसभा अध्यक्ष ने जो कल कहा था कि संसद के अंदर सांसदों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके लिए एक गाइडलाइन बनाने की नए सिरे से जरूरत है। सांसद कई बार ऐसा होता है, जो आज विपक्ष में है वो कल सत्ता पक्ष में थे और जो आज सत्ता पक्ष में है कल विपक्ष में होंगे। ये क्रम चलता रहता है, लेकिन संसद की जो गरिमा है वो स्थायी है। भारत के लोकतंत्र के उसका स्वस्थ होना ये जरूरी है, लेकिन उसको लगातार कोशिश की जाती है। अब आप अगर विपक्ष के सांसदों से कहेंगे कि आप तख्तियां लेके जाते हैं संसद के अंदर, जो कि संसदीय प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है, तो वो कहेंगे कि जब हम बोलते हैं तो वहाँ स्पीकर हमारा बंद कर दिया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा टेलीविजन चैनल पर उनकी फुटेज नहीं दिखाई जाती। एक बहुत बड़ी खबर आई है इस मामले में। सरकार की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें महिला मार्शल के साथ बदसलूकी का आरोप है। और यही बात मैं थोड़ी देर पहले आपसे कर रहा था कि विपक्ष ये कहता है कि महिला सांसदों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन ये देखिए किस तरह से महिला मार्शल्स को घसीटकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। आप ये देखिए, यहां पर मार्शल्स आए हैं और इन विजुअल्स में एमपीज और जो सांसद हैं वो जानबूझकर धक्का मुक्की कर रहे हैं। और महिला मार्शल देखिए, महिला मार्शल को खींचकर उनके साथ खुद महिला सांसद ही धक्का बदसलूकी कर रही हैं। और फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि महिला सांसदों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन इस वीडियो में ये देखा जा रहा है कि जो सांसद वहां मौजूद थे, जो वहां पर थे, उनके साथ जो मार्शल्स आए थे, जो कि वहां पर महिला सांसदों को हटाने के लिए आए थे, उनके साथ धक्का मुक्की हुई थी और सांसद खुद जो है जानबूझकर मार्शल से उलझते हुए दिखे। और आज ये पाठ पढ़ रहे हैं कि देखिए मार्शल्स को क्यों बुलाया गया और हमारे साथ बदतमीजी क्यों हुई। यतेंद्र, अब ये वीडियो भी आ रहा है सरकार की तरफ से जहां साफ दिख रहा है कि मार्शल्स को खुद खींचा जा रहा है, महिला मार्शल्स ही सही, और उसके बाद देखिए कुछ और सांसद जो है जानबूझकर मार्शल से उलझते हुए दिख रहे हैं। अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ है। अमिताभ, सरकार की तरफ से अब ये वीडियो आया है जहां ये साफ दिख रहा है कि बदसलूकी किसने किसके साथ कब की। बिल्कुल आनंद, ये बड़ा एक साइड की कहानी चली जा रही थी। कल से विपक्ष आरोप लगा रहा था, शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता को बोलना पड़ा कि विपक्ष के साथ काफी दुर्व्यवहार हुआ है और सुबह से लगातार पैदल मार्च चल रहे हैं, संसद घेराव चल रहा है, तमाम विपक्षी नेताओं की गोलबंदी चल रही है। तो ये तमाम चीजें चल रही थी, लेकिन सरकार ने अब तक कुछ कहा नहीं था। सरकार के तमाम आला मंत्री, 6 मंत्री जाकर आज वेंकैया नायडू से ही मिले हैं जो राज्यसभा के चेयरमैन है, और उनसे सारी स्थिति का बखान किया है। उसके बाद ये वीडियो सामने आया है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि गलती किस तरफ से हुई थी। ये मार्शल जिन्होंने हाथ तक नहीं उठाया है, इन मार्शलों ने धक्का मुक्की तक नहीं की है। ये मार्शल जो जिनका काम है संसद के अंदर कोई भी गड़बड़ी रोकना, ये अपनी जगह पर मुस्तैद खड़े थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उनके साथ विपक्ष ने धक्का मुक्की की है। यानी परसों अगर वो टेबल पर चढ़े हुए थे, फाइलें फेंक रहे थे और उनकी तालियां बजाकर लोग प्रोत्साहन दे रहे थे, तो ये तस्वीर उसके पलट मार्शलों के साथ धक्का मुक्की की सामने आई है। तो मुझे लगता है ये दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा और जनता के सामने ये भी संदेश जाएगा कि गलती किसकी थी। तस्वीरें ही बोलती हैं आनंद, ये आप जानते हो, और जुबानी सच है या झूठ है वो जनता फैसला करेगी। विपक्ष को बोलने दिया गया या नहीं दिया गया ये भी जनता तय करेगी। लेकिन इस बारी संसद में जो 2 दिन हुआ है ये अकल्पनीय है, ये संसदीय मर्यादाओं का बिल्कुल उल्लंघन हुआ है। जी, अमिताभ, इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखने की जरूरत है। वो जो व्हाइट शर्ट में महिला है वो मार्शल है जिनको की घसीटा जा रहा है और खींचा जा रहा है महिला सांसदों द्वारा। अभी देखिए इन तस्वीरों में वही व्हाइट शर्ट में मार्शल जो है वो बगल में खड़ी है, शांति से खड़ी है, लेकिन अचानक अगले फ्रेम में आप देखेंगे उनका हाथ पकड़कर, उनका बायां हाथ पकड़कर उनको खींच रही है एक महिला सांसद, और पीछे से और लोग उनको मदद कर रहे हैं। और पीछे आप उधर देखिए राज्यसभा के दूसरे सांसद इमीडिएटली बाकी मार्शल्स के साथ उलझना शुरू कर देते हैं। बाहर आके ये कहा कि मार्शल्स क्यों आए और हमारे साथ बदसलूकी क्यों की, लेकिन इन तस्वीरों में तो साफ दिख रहा है कि मार्शल्स वहां खड़े हुए थे, जगह को घेर के खड़े हुए थे, लेकिन फिर धक्का मुक्की की शुरुआत होती है। पहल किसने की? जनता। आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप खुद जानिए इसको, आप खुद समझिए।
अमिताभ, क्या सरकार अब इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी? क्योंकि इस तरह का व्यवहार, देखिए आप और हम जो है एक कंपनी के साथ नौकरी में है, पगार पे है, और ये सांसद जो है इनकी जो पगार है वो हम इनकम टैक्स पेयर्स भरते हैं। तो अगर हम टेबल पर खड़े होकर किताबें फेंकना शुरू करें और हमारे ऑफिस के अंदर ये ऐसे पर्चियां फाड़ना शुरू करें तो हमारे साथ क्या होगा? तो फिर अगर देश के टैक्स पेयर्स के पास 6 मंत्री 2 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये एक और खबर आ रही है, पीयूष गोयल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये कहा गया है कि आज 2 बजे अमिताभ सिन्हा की खबर है कि सरकार की तरफ से पूरी बात रखी जाएगी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात के बाद। अमिताभ हमारे साथ है। अमिताभ, मैं वही कह रहा था, अब ये 6 मंत्री जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, पूरी बात की व्याख्या शायद रखेंगे और अपनी मांग भी रखेंगे। बिल्कुल, अपनी बातें रखने, अब बात रखने की बात होती है। 6 मंत्रियों का आना ये दिखाता है कि सरकार इन आरोपों को लेकर कितनी गंभीर है, और ये आरोप जो सरकार मानती है मिथ्या आरोप है, झूठ आरोप है। किसी मार्शल ने कोई मैनहैंडलिंग नहीं की, ये तस्वीरें साफ कर रही हैं। मार्शलों की ड्यूटी ही होती है आनंद। हम लोगों ने संसद में देखा है कि आप गलत काम ना होने दें। अगर अंदर धक्का मुक्की हाथापाई की नौबत आती है तो मार्शल बीच में खड़े होते हैं। मार्शलों को ये हाथ उठाने की या धक्का मुक्की की आजादी नहीं होती है। अगर राज्यसभा का चेयर या फिर राज्यसभा, अगर लोकसभा का सभापति अगर कहता है कि फला अमुक सांसद को बाहर करना है या अगर उनको सस्पेंड निलंबित किया जा रहा है तो वो उनको बाहर ले जाने का उनको अधिकार होता है, उनको सम्मान के साथ। लेकिन मार्शलों को धक्का मुक्की की अनुमति नहीं होती, और इन तस्वीरों से साफ दिख रहा है कि मार्शल जो राज्यसभा के हैं वो शांति से खड़े हैं, एक दीवार बनाकर खड़े हैं ताकि कोई चेयर की तरफ न जाए, ताकि कोई मेज पर न चढ़े, और ऐसे में वेल में घुसने के या फिर दूसरे सेल्फ हेल्प ग्रुप बहनों के ऐसे लाखों समूहों के लिए 1600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी गई है। रक्षाबंधन से पहले जारी इस राशि से करोड़ों बहनों के जीवन में खुशियां आए, आपका कामकाज फले फूले, इसके लिए आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, स्वयं सहायता समूह और दीनदयाल अंत्योदय योजना आज ग्रामीण भारत में एक नई क्रांति ला रही है, और इस क्रांति की मशाल महिला सेल्फ हेल्प समूहों से संभव हुआ है और उन्होंने संभाल करके रखी है। बीते 6-7 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों ने के आंदोलन और तेज हुआ है। आज देश भर में लगभग 70 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिनसे लगभग 8 करोड़ बहनें जुड़ी हैं। पिछले 6-7 सालों के दौरान स्वयं सहायता समूहों में 3 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। 3 गुना अधिक बहनों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। ये इसलिए अहम है क्योंकि अनेक वर्षों तक बहनों की आर्थिक सशक्तिकरण की उतनी कोशिश ही नहीं की गई थी जितनी होनी चाहिए थी। जब हमारी सरकार आई तो हमने देखा कि देश के करोड़ों बहनें ऐसी थी जिनके पास बैंक खाता तक नहीं था, वो बैंकिंग सिस्टम से कोसों दूर थी। इसलिए हमने सबसे पहले जनधन खाते खोलने का बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। आज देश में 42 करोड़ से अधिक जनधन खाते हैं। इनमें से करीब 55% खाते हमारी माताओं बहनों के हैं। इन खातों में हजारों करोड़ रुपए जमा है। अब रसोई के डिब्बे में नहीं, वरना में मालूम है ना गांव में क्या करते हैं, रसोई के अंदर जो डिब्बे होते हैं ना, कुछ बच्चे खुद पैसे उसमें रख देते हैं। अब पैसे रसोई के डिब्बे में नहीं, पैसे बैंक के खाते में जमा हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, हमने बैंक खाते भी खोले और बैंकों से ऋण लेना भी आसान कर दिया। एक तरफ मुद्रा योजना के तहत लाखों महिला उद्यमियों को बिना गारंटी का आसान ऋण उपलब्ध कराया
वहीं दूसरी तरफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बिना गारंटी ऋण में भी काफी बढ़ोतरी की। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जितनी मदद सरकार ने बहनों के लिए भेजी है वो पहले की सरकारों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। इतना ही नहीं, लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का बिना गारंटी का ऋण भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को उपलब्ध कराया गया है। साथियों, हमारी बहनें कितनी ईमानदार और कितनी कुशल उद्यमी होती हैं, इसकी चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। 7 सालों में स्वयं सहायता समूह ने बैंकों की ऋण वापसी को लेकर भी बहुत अच्छा काम किया है। एक दौर था जब बैंक लोन का करीब, अभी गिरिराज जी बता रहे थे, 9% तक मुश्किल में फंस जाता था, यानी इस राशि की वापसी नहीं हो पाती थी। अब ये घटकर 2-2.5% रह गया है। आपकी इस उद्यमशीलता, आपकी ईमानदारी का आज देश अभिवादन कर रहा है। इसलिए अब एक और अहम फैसला लिया गया है। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहले जहां 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण मिलता था, अब ये सीमा 2 गुनी यानी 20 लाख की गई है। पहले जब आप बैंक से लोन ले जाते थे तो बैंक आपसे अपने बचत खाते को लोन से जोड़ने को कहते थे और कुछ पैसे भी जमा करने को कहते थे। अब इस शर्त को भी हटा दिया गया है। ऐसे अनेक प्रयासों से अब आत्मनिर्भरता के अभियान में अधिक उत्साह के साथ आगे बढ़ पाएगी। साथियों, आजादी के 75 वर्ष का ये समय नए लक्ष्य तय करना और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का है। बहनों की समूह शक्ति को भी हम नई ताकत के साथ आगे बढ़ाना है। सरकार लगातार वो माहौल, वो स्थितियां बना रही है जहां से आप सभी बहनें हमारे गांवों को समृद्धि और संपन्नता से जोड़ सकती हैं। कृषि और कृषि आधारित उद्योग हमेशा से ऐसा क्षेत्र है जहां महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए अनंत संभावनाएं हैं। गांव में भंडारण और कोल्ड चेन की सुविधा शुरू करनी हो, खेती की मशीनें लगानी हो, दूध, फल, सब्जी को बर्बाद होने से रोकने के लिए कोई प्लांट लगाना हो, ऐसे अनेक काम के लिए विशेष फंड बनाया गया है। इस फंड से मदद लेकर सेल्फ हेल्प ग्रुप भी ये सुविधाएं तैयार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो सुविधाएं आप बनाएगी उचित दरें तय करके सभी मेंबर इसका लाभ उठा सकती हैं और दूसरों को भी किराए पर दे सकती हैं। उद्यमी बहनों, हमारी सरकार महिला किसानों की विशेष ट्रेनिंग और जागरूकता को भी निरंतर बढ़ावा दे रही है। इससे अभी तक लगभग 1.25 करोड़ किसान और पशुपालक बहनें लाभान्वित हो चुकी हैं। जो नए कृषि सुधार है उनसे देश की कृषि, हमारे किसानों को तो लाभ होगा ही, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी असीम संभावनाएं बन रही है। अब आप सीधे किसानों से खेत पर ही साझेदारी कर अनाज और दाल जैसी उपज की सीधी होम डिलीवरी कर सकती है। इधर कोरोना काल में हमने ऐसा कई जगह होते हुए देखा भी है। अब आपके पास भंडारण की सुविधा जुटाने का प्रावधान है। आप कितना भंडार कर सकती हैं, ये बंदिश भी नहीं है। आप चाहे खेत से सीधे उपज बेचे या फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर बढ़िया पैकेजिंग करके बेचे,
हर विकल्प आपके पास है। ऑनलाइन भी आजकल एक बड़ा माध्यम बन रहा है जिसका उपयोग आपको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। आप ऑनलाइन कंपनियों के साथ तालमेल कर बढ़िया पैकेजिंग में आसानी से शहरों तक अपने उत्पाद बेच सकती है। इतना ही नहीं, भारत सरकार में भी जेम पोर्टल है, GEM। आप उस पोर्टल पे जाकर के सरकार को जो चीजें खरीदनी है, अगर आपके पास वो चीजें हैं तो आप सीधा सरकार को भी बेच सकते हैं। भारत में बने खिलौनों को भी सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए हर संभव मदद भी दे रही है। विशेष रूप से हमारे आदिवासी क्षेत्रों की बहनें तो पारंपरिक रूप से इससे जुड़ी है। इसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इसी प्रकार आज देश के सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का अभी अभियान चल रहा है। और अभी हमने तमिलनाडु की हमारी बहनों से सुना, बहन जयंती जिस प्रकार से 60 आंकड़े बता रही थी, हर किसी को प्रेरणा देने वाली थी। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की दोहरी भूमिका है। आपको सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जागरूकता भी बढ़ानी है और इसके विकल्प के लिए भी काम करना है। प्लास्टिक के थैले की जगह जूट या दूसरे आकर्षक बैग आप ज्यादा से ज्यादा बना सकती हैं। आप अपना सामान सीधे सरकार को बेच सकें, इसके लिए भी एक व्यवस्था 2-3 वर्षों से चल रही है। जैसा मैंने पहले कहा, उसको GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहते हैं। इसका भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को पूरा लाभ उठाना चाहिए। साथियों, आज बदलते हुए भारत में देश की बहन बेटियों के पास भी आगे बढ़ने के अवसर बढ़ रहे हैं। घर, शौचालय, बिजली, पानी, गैस जैसी सुविधाओं से सभी बहनों को जोड़ा जा रहा है। बहनों बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। इससे न सिर्फ महिलाओं की गरिमा बढ़ी है, बल्कि बेटियों बहनों का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। ये आत्मविश्वास हम खेल के मैदान से लेकर साइंस, टेक्नोलॉजी और युद्ध के मैदान तक देख रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए सुखद संकेत है। इस आत्मविश्वास राष्ट्र निर्माण के इन प्रयासों को अब आपको अमृत महोत्सव भी जोड़ना है। आजादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में चल रहा आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। 8 करोड़ से अधिक बहनों बेटियों की सामूहिक शक्ति अमृत महोत्सव को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। आप सभी विचार करें कि आपकी आर्थिक प्रवृत्ति तो चल रही है, इतनी बहनों का समूह है, क्या कोई न कोई सामाजिक काम आप हाथ में ले सकती हैं क्या, जिसमें रुपये पैसों का कारोबार नहीं है, सेवा भाव है? क्योंकि समाज जीवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे आप अपने क्षेत्र की अन्य महिलाओं को कुपोषण के कारण क्या बहनों को तकलीफ आती है, 12, 15, 16 साल की बेटियां अगर उनको कुपोषण है तो क्या तकलीफ होती है, पोषण के लिए कैसे जागरूक किया जा सके, क्या आप अपने इस टीम के द्वारा ये अभियान चला सकते हैं? अभी देश कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का अभियान चला रहा है। सभी को मुफ्त वैक्सीन लगवाई जा रही है। अपनी बारी आने पर आप भी वैक्सीन लगवाएं और अपने गांव का अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आप अपने गांव में तय कर सकते हैं कि आजादी के 75 साल है, हम कम से कम एक साल में 75 घंटे, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, एक साल में 75 घंटे, इस 15 अगस्त से अगली 15 अगस्त तक 75 घंटे हम सभी जो सखी मंडल की बहनें हैं, कोई स्वच्छता का काम करेंगे गांव में, कोई जल संरक्षण का काम करेंगे।
अपने गांव के कुएं, तालाब, इनकी मरम्मत, इनके उद्धार का अभियान भी चला सकते हैं, ताकि सिर्फ पैसे और इसके लिए समूह ऐसा नहीं, समाज के लिए भी समूह। ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा भी हो सकता है कि आप सभी अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप में महीने 2 महीने में किसी डॉक्टर को बुलाएं। डॉक्टर को बुला करके उनको कहें कि भाई महिलाओं को किस प्रकार की बीमारियां होती हैं, चौपाल लगाएं महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए। वो डॉक्टर एक आकर के घंटे 1.5 घंटे का भाषण दें तो आपके सब बहनों को ये भी लाभ होगा, उनके अंदर जागरूकता आएगी। बच्चों की देखभाल के लिए कोई अच्छा लेक्चर हो सकता है। किसी महीने आप सभी किसी टूर करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि आप सभी सखी मंडलों को साल में एक बार आप जिस काम को करते हैं वैसा कहीं बड़ा काम चलता है तो उसको देखने के लिए जाना चाहिए। पूरी बस किराए कर पर लेकर के जाना चाहिए, देखना चाहिए, सीखना चाहिए। इससे बहुत लाभ होता है। आप किसी बड़े डेयरी प्लांट को देखने जा सकती हैं, कोई बहुत बड़े गोबर गैस के प्लांट को देखने के लिए जा सकती हैं, कोई सोलार प्लांट को देखने के लिए जा सकती हैं। जैसे अभी ये प्लास्टिक का हमने सुना, आप वहां जाकर के जयंती को मिलकर के प्लास्टिक का काम कैसे कर रहे देख सकते हैं। आपने अभी उत्तराखंड में बेकरी का देखा, बिस्कुट का देखा, आपकी बहनें वहां जाकर के देख सकती हैं। यानी ये एक दूसरे का जाना सीखना, और उसमें ज्यादा खर्च नहीं होगा, उसके कारण आपकी हिम्मत बढ़ेगी। इससे आपको जो सीखने को मिलेगा वो भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो काम आप अभी कर रही है उसके साथ ही कुछ ऐसे कार्यों के लिए भी समय निकालिए जो समाज को लगे कि हाँ आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, किसी का भला करने के लिए कर रहे हैं, किसी का कल्याण करने के लिए कर रहे हैं। आपके ऐसे प्रयासों से ही अमृत महोत्सव की सफलता का अमृत सब तरफ फैलेगा, देश को इसका लाभ मिलेगा। और आप सोचिए, भारत की 8 करोड़ महिलाओं की सामूहिक शक्ति कितने बड़े परिणाम ला सकती है, देश को कितना आगे ले जा सकती है। मैं तो इन 8 करोड़ माताओं बहनों को कहूंगा, आप ये तय कीजिए, आपके समूह में कोई ऐसी बहन या माता है जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता है, आप उसको पढ़ाइए, लिखाइए। बहुत ज्यादा करने की जरूरत, थोड़ा बहुत। देखिए कितना बड़ा सेवा हो जाएगी। उन बहनों के द्वारा औरों को सिखाइए। मैं तो जो आपसे सुन रहा था, ऐसा लग रहा था आपसे भी मुझे बहुत कुछ सीखना चाहिए। हम सबको सीखना चाहिए। कितने आत्मविश्वास के साथ, कितनी कठिन परिस्थितियों में आप आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कितने कष्ट आए, फिर भी आपने हार नहीं मानी और कुछ नया करके दिखाया। आपकी एक एक बात हर देश की माताओं बहनों को ही नहीं, मेरे जैसे लोगों को भी प्रेरणा देने वाली है। आप सभी बहनों के मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हुए आने वाले रक्षाबंधन पर्व पर आपके आशीर्वाद बने रहें। आपके आशीर्वाद हमें नया नया काम करने की प्रेरणा दे, निरंतर काम करने की प्रेरणा दे। आपके आशीर्वाद की कामना करता हुआ रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्यसभा में एक दिन पहले हुए हंगामे पर सरकार ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में कांग्रेस की 2 महिला सांसद एक मार्शल के साथ धक्का मुक्की करती हुई नजर आई हैं, जबकि विपक्ष ने मार्शलों पर महिला सांसदों से बदसलूकी का आरोप लगाया था। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, वो महिला मार्शल हैं जो कि व्हाइट शर्ट में है, जिसको कि देखिए ये खींचा जा रहा है, जोर से दोनों हाथ लगाकर उसको खींचा जा रहा है। उसके साथ बदसलूकी होती है, उसे पूरी तरफ खींच कर लेकर आते हैं और फिर वहां पर जो पुरुष सांसद हैं वो पुरुष मार्शल्स के साथ फिर हाथापाई करने में लग जाते हैं। अब इन तस्वीरों में आप देखिए कौन किसके साथ बदसलूकी कर रहा है, तो कौन किस तरफ आरोप लगा रहा था और किस पर आरोप लगने चाहिए, किस पर एक्शन होना चाहिए। अब इससे पहले एक दिन पहले राज्यसभा में हुए हंगामे को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी होने के बाद, अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद हम हाउस अडजर्न करेंगे। तो आप ये जो कहते हैं वो करते नहीं और लोगों को आप ही
वो प्रहलाद जोशी साहब और हाउस लीडर ही उचका देते हैं, उचका के लोगों को जोश में लाके वो भड़का रहे थे। प्रहलाद जोशी ने सर जो सीसीटीवी आया, प्रहलाद जोशी ने कहा भी था ये कि महिला मार्शलों से बदसलूकी की विपक्ष के सांसदों ने। अब वहां मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि जो प्रहलाद जोशी और सरकार की तरफ, सरकार के पक्ष से जो वहां संसद में सांसद मौजूद थे राज्यसभा में, वो भड़का रहे थे लोगों को, और राज्यसभा में विपक्ष के सांसद ऐसे हैं कि उनके भड़काने की वजह से भड़क गए। इन मार्शल्स को भी, क्या अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं, ये जो मार्शल्स के साथ जो बदसलूकी हुई, क्या ये भी सरकार के इशारे पर विपक्ष के सांसदों ने ऐसा किया? अमिताभ, देखिए, इन मार्शलों को कौन भड़काएगा? मार्शल सरकारी नौकर होते हैं, सरकारी मुलाजिम होते हैं, और इन्हें इनकी ड्यूटी, ये हथियार बंद भी नहीं होते आनंद, इनके पास हथियार तक नहीं होते। वहाँ हथियारों वाली ड्यूटी, आपको याद होगा संसद भवन पर हमले हुए थे तब भी एक आवाज उठी थी कि इनको हथियार बंद किया जाए, लेकिन तब सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस की ड्यूटी लगी थी वहां पर। उसके बाद वो हथियारबंद लोग संसद के अंदर तक बैठे रहते हैं। लेकिन इन मार्शलों की ट्रेनिंग सिर्फ इतनी है कि हाउस सुचारू रूप से चले। जब स्पीकर या चेयरमैन जो चेयर पे बैठा है, अगर वो आदेश दे, वो निवेदन करे, तो वो हाउस के अंदर आए, उसके बिना वो हाउस के अंदर प्रवेश तक नहीं कर सकते। सदन के अंदर जो जिसको सैंक्टम सैंक्टरम गर्भगृह कहा था कल वेंकैया नायडू ने अपने समापन भाषण में, जो कल सत्रावसान कर रहे थे राज्यसभा का, तो ये सैंक्टम गर्भगृह की बात हो रही है जहां पर मूर्ति स्थापित होती है। और गर्भगृह में इस तरह से अनादर करना उस टेबल का जहां पर सेक्रेटरी जनरल बैठते हैं, जहां पर वहां के पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स बैठते हैं, उसके टेबल पर चढ़ना और उसके सामने में जाने पर, अगर टेबल पर चढ़ने से रोकने के लिए अगर मार्शल ने दीवार लगाई हुई है, तो इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करना, महिला मार्शल का हाथ पकड़कर खींचना महिला सांसदों के द्वारा। आप तस्वीरों में देखो कैसे जो मार्शल खड़े हैं, सबके हाथ नीचे हैं, किसी का हाथ ऊपर आपको नजर नहीं आएगा। सारे सबका सब एक ही एजेंडा नजर आ रहा है कि कैसे इस अपनी दीवार को बरकरार रखें, कैसे उन सांसदों को आगे चेयरमैन के कुर्सी की तरफ बढ़ने न दें, कैसे उनको आगे जो वेल में मेज लगी होती है जिस पर प्रताप सिंह बाजवा, और ये देखिए यहाँ पर तो ये सांसद हैं जो वरिष्ठ हैं, इतने सीनियर हैं और कई सालों से हैं, इनको पता है, ये मार्शल्स के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। उस महिला सांसद की तो बाएं खींचकर, बायां हाथ खींचकर दोनों ने ऐसा घसीटा, वो खींच के उस तरफ गिर गई। और फिर उसी वक्त देखिए पीछे जो और भी सांसद है जिनको वो मास्क लगाए बैठे हैं, लेकिन उनको पहचाना तो जा सकता है, और वो जाकर जानबूझकर जो मार्शल हैं, पुरुष मार्शल हैं, उनके साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश करते हैं, तमाशा और हंगामा खड़ा करने की कोशिश करते हैं। क्या सरकार की तरफ से और क्या चेयर की तरफ से इसको संज्ञान में लेकर इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि जो बातों से नहीं मानते उनको किसी और तरीके से समझाना जरूरी है। ये संसद है, ये मंदिर है लोकतंत्र का, और ये हमारे खर्चे पर चल रहा है, टैक्स पेयर्स के खर्चे पर चल रहा है। इस तरह से तमाशा करने के लिए नहीं चला जा रहा है संसद, और भी टैक्स पेयर्स के खर्चे पर कम से कम 250 करोड़ रुपए की लागत पर मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट चला है। अमिताभ, आनंद, ये बड़ा दुखद है। टैक्स पहले 2 हफ्ते में 133 से 150 करोड़ रुपए का कि जनता के पैसे, खून पसीने की कमाई से पे किए हुए टैक्स के पैसे बर्बाद हुए। अगर इन 4 हफ्तों की बात करें तो आप समझ लो कितने पैसे खर्चे होंगे। 200 से 250 करोड़ रुपए जनता का खून पसीने की गाड़ी कमाई का पैसा बर्बाद हुआ। और सबसे बड़े शर्म की बात है, हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है राज्यसभा को। यहाँ समाज के वो लोग आते हैं जो गणमान्य लोग होते हैं, समाज में उचित स्थान रखते हैं, चाहे वो व्यापार जगत में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे शिक्षा जगत में हो। राष्ट्रपति भी 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। तो ये हाउस ऑफ एल्डर्स इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ सभ्यता से बहस हो, यहाँ सभ्यता से लोग पेश आए। लेकिन जो पिछले 2 दिनों में यहाँ पर हुआ है, ये हाउस ऑफ एल्डर्स की जो छवि है आम जनता में, और वो युवा जो आगे आने वाले दौर में संसद पर स्टडी कर रहा होगा, जो राजनेता बनना चाहता होगा, मुझे लगता है कि ऐसी तस्वीरें उसको खासी विचलित कर देगी। तो हमें ये भी कराना चाहिए, ये तस्वीरें युवाओं को विचलित न कर दे। आनंद, देखिए ये सब ये अगर आपने जैसे कहा हाउस ऑफ एल्डर्स इस तरह का बर्ताव करेगा, और इनसे अगर फिर सवाल पूछे तो फिर ये प्रिविलेज मोशन की बात करेंगे, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात करेंगे। किस तरह का पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इन्हें अकॉर्ड हो जब इस तरह की बदसलूकी कर रहे हैं? उन मार्शल्स की क्या गलती? क्या मार्शल्स किसी के ऑर्डर्स के बिना संसद के सदन के अंदर आ सकते हैं? अमिताभ, तो किसी के ऑर्डर्स की वजह से ऐसा क्या हो गया, इतना क्यों हंगामा किया कि मार्शल्स को वहां बुलाने की जरूरत पड़ी? उस व्यक्ति के बारे में ये कुछ नहीं कह रहे जो कि टेबल पर खड़े होकर रूल बुक फेंकता है चेयर की ओर, और अपने आप को सांसद कहता है, एक वरिष्ठ नेता कहता है। आनंद, यही दुख, यही संसदीय लोकतंत्र को सबसे बड़ा झटका लगा है। और यही कारण है कि सरकार के मंत्री जब वेंकैया नायडू से मिले, चेयरमैन राज्यसभा
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों है वो, और उनसे ये अपील की है कि इसकी जांच हो, किसने ऐसी हरकतें की हैं, कौन टेबल पर चढ़ा है, किसने मार्शलों के साथ धक्का मुक्की की है, और जांच समिति बनाए और जांच करें और सांसदों को फिर सजा दें। अभी हमें सिर्फ ये मानसून सत्र में बात खत्म थोड़ी होने वाली है, अभी 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 इसके बाद विंटर सेशन आएगा, उसके बाद बजट सेशन आएगा, अभी लगातार, और ऐसा थोड़ी है कि अब हर सत्र में आप अपनी बात मनवाने के लिए मेज पर चढ़ जाओ। नहीं, वो जो मार्शल जिसके साथ बदसलूकी हुई वो महिला नहीं है, वो अपनी नौकरी नहीं कर रही, उसकी इज्जत नहीं है, उसके राइट्स नहीं है, उसकी फ्रीडम नहीं है। क्या उसके साथ बदसलूकी का अधिकार किसको कैसे दिया जाता है? किसने दिया किसी को अधिकार, चाहे वो कोई भी हो, कि किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह का बर्ताव करे? तो अगर आप मार्शल्स के खिलाफ एक्शन चाहते हैं तो क्या मार्शल्स ये मांग नहीं कर सकते कि इन सांसदों के साथ भी एक्शन हो जिन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की? बिल्कुल, ये मार्शल मैंने पहले भी बोला। जी अमिताभ इसी खबर पर रहेंगे, लेकिन अखाड़ा में फिलहाल वक्त हो चला है आपसे नमस्ते कहने का। बीजेपी के 6 मंत्रियों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, उसकी डिटेल्स और आगे की खबरें अर्पिता के साथ। शुक्रिया आनंद। और देखिए